मैं यहाँ पर 6 आपके सामने लिख दूं और उस 6 को मैं उल्टा करके दूसरे बंदे को दिखाऊं, उसकी नजर में वो 6 नहीं 9 होगा, लेकिन आपकी नजर में वो 6 होगा। ये अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि कौन किस नजर से किस चीज को देखता है। ये बारामूला के ट्रेड की कामयाबी है, बारामूला के उन ताजरों की कामयाबी है जिनका आज तक कोई पुरसानी हाल नहीं रहा है। जो गरीब तबका हमारे बारामूला की ट्रेड में है, उनका जो कोई पुरसानी हाल नहीं रहा है, उनकी हम आवाज बन के सामने आएंगे। और जो हमारे नौजवान है उनका, लेकिन साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग ताजरान है उनके, हम उनकी जो इज्जत नफ्सी है जो मजरू हुई है पिछले जो व्यापार मंडल यहाँ बने थे, हम उसको हर मुमकिन हर हद तक बहाल करने की कोशिश करेंगे। और आपकी इज्जत अल्लाह के फजल करम से हम और बुलंद करेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। ये हम आपके साथ वादा करें, क्योंकि ये दुकानदार की खिदमत का मसला है। ये हम उन पर रूल नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से जो अगर मेरे पास अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी हुई हैं, तो मैं उनका भरपूर इस्तेमाल अपने दुकानदार की अपलिफ्टमेंट के लिए करूं, उनकी सहूलियत उनकी आसाइश के लिए करूं। यहाँ का जो ट्रेड है उसमें दिन दुगनी रात चुगनी कैसे तरक्की होगी, इसके लिए अगर मैं अपना जहन अपना असर में अगर इस्तेमाल करूं, तो मुझे लगता है ये मैं कमा हकू जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसका मैं वहां पर वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ का ट्रेडर भी होगा, यहाँ का ट्रांसपोर्टर भी होगा, मिन जुमला यहाँ का बारामूला का अवाम होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद शफी भट्ट साहब, जो बारामूला के एक सरकर्दा ताजर है और सरकर्दा ताजरों में शुमार किए जा रहे हैं। भट्ट साहब पाकीज़ा टेक्सटाइल्स का इदारा चला रहे हैं बारामूला में और बड़े मारूफ ताजिर हैं बारामूला में। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन की जो सदारती मुद्दत है वो ख़त्म हुई है। अब इलेक्शन का यहाँ पे बिगुल बज गया है। इलेक्शन बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि बारामूला में इलेक्शन होने वाले हैं और फॉर्म 2 पोस्ट्स के लिए भरने हैं। एक प्रेसिडेंट सदारत के लिए फॉर्म भरने हैं ताजरों को, और दूसरा जनरल सेक्रेटरी के अहदे के लिए फॉर्म भरने हैं ताजरों को। इस सिलसिले में तकरीबन 1.5 दर्जन ताजरों ने फॉर्म भरे हैं और इलेक्शन बोर्ड ने जांच पड़ताल भी की है। कुछ फॉर्म स्टैंड रह गए हैं और कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हम भट्ट साहब से ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन बोर्ड की कारकर्दगी पर कुछ ताजर और कुछ वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरे थे, एक जनरल सेक्रेटरी के अहदे के लिए और सदारत के अहदे के लिए, उंगली उठा रहे हैं कि इलेक्शन बोर्ड जानिबदारी से काम नहीं, इलेक्शन बोर्ड जानिबदारी से काम ले रहा है। उन्होंने वहां पे फेवरेटिज्म कायम किया है और जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो आइन जो ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला का है उसके मुताबिक नहीं हुए हैं। आप बहसियत ताजर बारामूला में एक मारूफ ताजर है, तो ग्राउंड लेवल पे आप का बहुत बड़े ताजरों में शुमार हो रहा है। बहसियत ताजर आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को जो ट्रेडर्स फेडरेशन जो इलेक्शन बोर्ड बारामूला ने किया है? क्या हकीकत में ऐसा है कुछ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सभी दोस्तों को, खासकर बारामूला के मेरे सुनने वालों को मेरी तरफ से पुरखलूस सलाम। तो आज आपसे मुलाकात हुई, ये सआदत हमें हासिल हुई। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप हमारे ट्विन टाउन से सोपोर से यहाँ तशरीफ़ आए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, आपकी चैनल का भी बहुत मशकूर हूँ। तो आपका अब जो सवाल है मैं डायरेक्ट उसी पे आना चाहता हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ये जो इलेक्शन बोर्ड होता है या जिसको हम कभी काजी होता है, किसी को जज कहते हैं, इसका जो भी फैसला होता है
अव्वल तो ये आइन के तहत होता है, दोम ये कि ये अल्लाह के सामने फैसले होते हैं। इसमें अगर कोई दरमियाना दारी का, कोई ऐसा फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का कोई ऐसा फेल करे, उसकी रुसवाई दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। जहां तक मैं इस बोर्ड का बता दूं, आपसे बात करूं कि बोर्ड ने बिल्कुल आइन के दायरे के अंदर रहकर काम किया है और जो भी उनका फैसला है बड़ा मुनासिब फैसला है। और मैं ये समझता हूं कि वो हिस्टोरिकल डिसीजन था। इन्होंने जो स्टैंड ले लिया, मैं उनको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूं, क्योंकि फॉर्म हमने भी भरे, मेरे 4 फॉर्म गए थे, 2 हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कैंडिडेट के और 2 हमारे गए थे कवरिंग कैंडिडेट के। तो फॉर्म में जो हमसे डिमांड की गई थी, खासकर मंशूर, और मुझे प्रेसिडेंट का फॉर्म भरना था तो प्रेसिडेंट का ही साइन चाहिए था, वहां पर प्रेसिडेंट का ही फॉर्म मिला था मुझे। अब उसमें जो मंशूर देना था, आपने साइन करने थे, उसमें गवाह रखने थे, जो हमें वहां प्रपोज करे उसका नाम लिखना था, जो हमें फिर वहां पर विटनेस करता है उनका नाम लिखना था। तो हर एक जितना भी उन्होंने, इवन यहाँ तक कि जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिया गया था व्यापार मंडल की तरफ से, उसको भी वहां पर लिखना जरूरी था। तो जितनी भी हमने, चूंकि जो हमारा यहाँ पर हमारी टीम जो है, तो हमने बारीक बीनी से फॉर्म को पढ़ा, अच्छे से समझा उसको। उसके बाद हमने हर एक जो वहां से दिया गया था कि आपको क्या क्या भरना है, तो सोच समझकर हमने उसमें फिलअप किया है। तो अब तारिक साहब जो हमारे सरकर्दा यहाँ रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनके भी 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उनका भी कोई मसला था उसमें, जिस वजह से, अदरवाइज वो एक एक्टिंग सेक्रेटरी थे, अभी वो केयर टेकर ही है, लेकिन सेक्रेटरी का वो ओहदा अभी संभाले हुए हैं। उनके भी 2 फॉर्म वहां पर रिजेक्ट हुए, तो फिर उनको भी चाहिए था कि वो भी उस एहतिजाज का हिस्सा बनते। एहतिजाज करना न करना ये इंसान का अपना जाती हक होता है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो गई है, उसके बाद उन्होंने कोर्ट को रुजू किया है। अब ये जो डिसीजन है, अब सब जुडिस है, और इस पर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब जो डिसीजन आएगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा कि अगर इलेक्शन बोर्ड ने वहां पर उनके फॉर्म रिजेक्ट किए तो उनके बेसिस क्या थी, किन बुनियादों पर उन्होंने वो फॉर्म रिजेक्ट किए। क्योंकि कंटेस्ट है अभी, ये स्टे है अभी इलेक्शन पर। अब जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें काबिल कबूल है। उन्होंने जो, जिस पार्टी ने वहां पर केस रजिस्टर किया है, जिन्हें स्टे वहां पर उन्होंने लाया है, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें कोर्ट का डिसीजन काबिल कबूल है। जब उनको कबूल है तो हमें भी कबूल है। इससे आगे हम क्या कह सकते हैं कि उनके जैसा इलेक्शन चेयरमैन ने कहा कि उनमें कुछ खामियां थी उस फॉर्म में, जिसकी बिना पर उन्होंने वो फॉर्म रिजेक्ट किए। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमारा ताल्लुक है, हमारी टीम का ताल्लुक है, तारिक साहब की टीम का ताल्लुक है, हम बिल्कुल मुतमईन है और उनको अप्रिशिएट करते हैं। जी भट्ट साहब, अगर आपका ये बात आपकी मानी जाए कि कुछ लोग जिन्होंने फार्म भरे थे वो रिजेक्ट हुए हैं, तकरीबन कम बेश 1 दर्जन फार्म होगा ऐसा जो रिजेक्ट हुए हैं जी, आपके कहने के मुताबिक वो अदालत में गए हैं, कोर्ट में गए हैं जी, कि सब जुडिशरी में है, बिल्कुल, उन्होंने स्टे लाया है, इलेक्शन अब फिलहाल नहीं होंगे जी। अच्छा, एक बात ये भी हो रही है कि दर पर्दा इलेक्शन बोर्ड और उनके दरमियान बातचीत हो रही है, जैसे कि जो जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होने में आईन कंसल्ट नहीं किया गया है, आईन को कंसल्ट नहीं किया गया। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि किसी जगह पे स्टैंप लगाना है जी, या किसी जगह पे सीरियल नंबर लगाना है, इस पर ये फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब सीरियल नंबर लगाना तो कैंडिडेट का काम नहीं था, ये रिजेक्ट करना, ये फॉर्म पे स्टैंप लगाना तो कैंडिडेट का काम नहीं था, तो वो ऑफिस का काम होता है। अगर इस पर फॉर्म रिजेक्ट किया जाए जो नेग्लिजेंस है इलेक्शन बोर्ड की, तो कैंडिडेट का क्या कसूर है इसमें? या तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से सुनी नहीं होगी, तो या फिर मैं आपको बता दूं, मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं ये बता रहा हूँ, उंगली उठाई जा रही है, उंगली उठाई जा रही है आपके सवाल पे उन कैंडिडेटों की तरफ से जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि फॉर्म जो रिजेक्ट हुए है वो आईन को कंसल्ट नहीं किया गया। जो इलेक्शन बोर्ड को जो देना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था, जो उनको वो क्लियर करना था, उन्होंने किया। बिल्कुल। अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहां तक जायज है, उन्होंने किया कहां तक सही, आईन को कंसल्ट किया कहां, किस हद तक किया सही। देखिए आप ताजिर है,
आप मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं आइन की जी। या प्रोसेस की। अब ये भी ताजिर है जो ये कह रहे हैं कि आइन को कंसल्ट नहीं किया गया, ये जो सब है ये दिखावा है, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि आइन में ये कोई बात दर्ज नहीं है कि अगर नंबर शुमार सीरियल नंबर कैंडिडेट के फॉर्म पे कैंडिडेट नहीं लगाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये तो ऑफिस की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सीरियल नंबर दे देना ऑफिस की ही जिम्मेदारी ये भी है, उस पर स्टैंप लगाना। और इस बुनियाद पर अगर फॉर्म रिजेक्ट किया जाए तो आइन को फिर कहाँ रखा जहां तक मेरा मानना है, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये इस बिना पर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। जहां तक हमें मालूम है, क्योंकि जिस टाइम वो फॉर्म भर रहे थे तो हमें उसी टाइम एक कारण से पता चला कि इनके जो फॉर्म है वो बिल्कुल इनकरेक्ट फॉर्म थे। ये इनकॉम्पिटेंस है उनकी जिन्होंने वो फॉर्म भरे हैं। क्योंकि मुझे जब प्रेसिडेंट का फॉर्म मिला तो मैंने अपनी डिटेल लिख दी वहां पर, और मेरा जो जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट है तो उन्होंने वहां जनरल सेक्रेटरी की डिटेल्स उसमें लिख दी। अब चूंकि जो अभी वाइविला कर रहे हैं, जो अभी एहतजाजन कोर्ट में गए हैं, उन्होंने जो फॉर्म भरे थे उसमें एक ये दिक्कत थी, उसमें ये पेचीदगी थी कि जो प्रेसिडेंट का फॉर्म वहां से इशू हुआ था उस पर उन्होंने सेक्रेटरी का डिटेल्स सबमिट की थी या लिखी थी, और जो सेक्रेटरी का फॉर्म था उसमें प्रेसिडेंट का उन्होंने उसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी। जो एक रीजन बनता है, क्योंकि जो कवरिंग लेटर उसके साथ उसमें जो फॉर्म पे सीरियल नंबर भी होता है कवरिंग लेटर में, और किस कैंडिडेट को ये इशू हुआ है वो सारा लिखा गया है। तो इसमें ये अब नई चीज जो देखने को मिल रही है कि सीरियल नंबर वगैरह, सीरियल नंबर देखिए मैं आपको ये बता दूं और नाज़रीन को भी ये बता दूं कि चूंकि ये मसला 24 तारीख को हुआ था, 24 तारीख को जो ही हमें पता चला कि इसमें ये मसला चल रहा है, तो फिर नेगोशिएट करने के लिए, या हो सकता है कि वहाँ जो हमारा इलेक्शन बोर्ड है उनको कुछ ऐसा लगा होगा कि जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर फ्रेश फॉर्म वहाँ पर इजरा किए थे, जिस पर हमने एहतजाजन उनको लीगल नोटिस सर्व की कि आपने किस कैपेसिटी में वो, क्योंकि 22 को आपको इशू करने थे फॉर्म, तो आपने 24 को किस कैपेसिटी में फॉर्म इशू किए, जो कि आइन की सरन वो खिलाफ वर्जी है। तो इस पर अब उन्होंने वो जवाब दे दिया कि जो फॉर्म वैसे उन्होंने लिए थे या उन्होंने जो दिए थे उसमें क्या पेचीदगी रही है वो कोर्ट में वो बता देंगे, क्योंकि हमें उनका कोई, यहाँ मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनके बारे में कोई क्लियरेंस दे दूंगा आपको। लेकिन जहां तक हमें मालूम है, उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने प्रेसिडेंट साहब का फॉर्म भरा था और प्रेसिडेंट साहब ने सेक्रेटरी साहब का फॉर्म भरा था, और ये एक ही फॉर्म में नहीं हुआ था बल्कि ये 4 फॉर्म में हुआ था, जिस वजह से वो 4 के 4 फॉर्म रिजेक्शन में आते थे। तो इसमें अब इलेक्शन बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, कि उनका मैं एंड आपको बता दूं, ये इसका आप उनसे बेहतर तरीके से जवाब ले सकते हैं और वही इस चीज का जवाब दे सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जो दर पर्दा बात हो रही है उन कैंडिडेट से जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, दर पर्दा बात तो हमारे साथ भी हुई थी। दर पर्दा ऐसा कुछ नहीं है कि ये चाहते थे कि इस मसले को हम पैसिफाई करें। अगर हमारा उनके साथ कोई ऐसा मुआहिदा होता है या उनके साथ ऐसी कोई बात होती है, पैचअप होता है कि हम जो उनने पहले फॉर्म लिए थे उनको वहां पर स्टैंड रखते, या जो नए फॉर्म उन्हें सबमिट किए थे तो उस पर वो बात करके उन चीजों को हम स्टैंड रखते। लेकिन चूंकि या तो अनापरस्ती है या और कुछ या उनकी नेग्लिजेंस है, उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट भी किया था। इलेक्शन बोर्ड ने इतना उनके लिए एक कुशादा जहन रखा था, कुशादगी रखी थी, एक कॉरिडोर ऐसा खुला रखा था जहां पर वो नेगोशिएट करके जो उनकी डिमांड थी या उनकी जो राय थी हम उस पर बहस करते, या उन पर एक हमारा मुआहिदा होता कि उनको हम कैसे अकोमोडेट कर लेते। जो अभी 2 कंटेस्टिंग पार्टीज है, एक तारिक साहब की और मेरी, हमारे साथ वो राब्ते में उसी शाम आए थे, लेकिन फिर उनकी मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिलचस्पी थी। दिन भर वो अपनी सरगर्मी में मुब्तला रहे, और शाम जिस टाइम यहाँ अनाउंसमेंट होनी थी कि फॉर्म किसके स्टैंड रहे और किसका रिजेक्ट होना था, तो उस टाइम वो हमसे राब्ता करने आए थे, जो कि एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना था। फ्यूटाइल प्रैक्टिस, बिल्कुल एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस थी। अगर वो दिन में आते तो हो सकता था कि जो इलेक्शन बोर्ड ने उनके लिए एक वहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था ताकि ये मसला यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। उसका उस पार्टी ने भरपूर फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने उसमें डिले टैक्टिक्स की और बड़े इग्नोरेंट हिसाब से उन्होंने उसको लिया कि उनको लगा था शायद वहां पर हमारे फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे। नेगोशिएशन तो चलती रहती है, नेगोशिएशन बिटवीन 2 पार्टीज, देयर इज नॉट एनी इलीगल प्रैक्टिस बिफोर एनी पीपल, स्पेशली मी, क्योंकि हम अगर दो टीमें मैदान में आ गई है तो आपस में अगर हमें कहीं पर लगता है कि डिफेक्ट है
तो उसको हम आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं, वो डिफेक्ट दूर कर सकते हैं। वो एक ही सूरत में हो सकता है कि जब दोनों पार्टीज या तीन पार्टी अगर मैच में है या किसी टूर्नामेंट में है, अगर वो आके बैठे और उस चीज को नेगोशिएट करे, तो वो मुझे लगता है एक फ्रूटफुल प्रैक्टिस होती है। अगर वो एक किनारा ले ले, दूसरा किनारा और तीसरा, तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, टाइम का जिया होता है। तो मुझे नहीं लगता इन चीजों से कोई हल निकला है, और हो सकता है कि उनकी भी अपनी कोई सोच इसके पीछे रही होगी, जिस वजह से वो सामने नहीं आए और ये सारा मामला बन गया। जब वहां पर अनाउंस हो गया तो उसके बाद उसमें जितना भी प्रेस होना था वो फिर कोर्ट में गया वगैरह। तो उनका अपना डिसीजन है, वो वहां कोर्ट में गए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। कम से कम आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप कोर्ट चले गए। वहां अगर लगता है कि आपको इलेक्शन बोर्ड का रिजल्ट सही नहीं था या आपके हिसाब से उन्होंने वहां पार्शलिज्म किया है, तो उनको वहां उसका जवाब मिल सकता है कि आया इलेक्शन बोर्ड ने पार्शलिज्म किया है या वो इम्पार्शल रहे हैं। उसका डिसीजन भी कोर्ट से आ जाएगा। तो लेकिन जहां तक उस ग्रुप का सवाल है जो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं, चूंकि हम सभी यहाँ ताजिर है, बारामूला के रहने वाले हैं, बारामूला के दुकानदार है, तो हम आपस में भाई भाई है। हमारा आपस में ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन बोर्ड में अभी हम नहीं आए हैं ना। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि हम उस माहौल में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दुकानदार की खिदमत का मसला है। ये हम उन पर रूल नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से जो अगर मेरे पास अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी हुई हैं, तो मैं उनका भरपूर इस्तेमाल अपने दुकानदार की अपलिफ्टमेंट के लिए करूं, उनकी सहूलियत, उनकी आसाइश के लिए करूं। यहाँ का जो ट्रेड है उसमें दिन दुगनी रात चुगनी कैसे तरक्की होगी, इसके लिए अगर मैं अपना जहन, अपना असर उसको मैं अगर इस्तेमाल करूं, तो मुझे लगता है ये मैं कमा हकू जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसका मैं वहां पर वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ का ट्रेडर भी होगा, यहाँ का ट्रांसपोर्टर भी होगा, मिन जुमला यहाँ का बारामूला का अवाम होगा। जी जी जी। बरसात तीन चीजें यहाँ उभर कर सामने आ रही है। एक ये कि जो इलेक्शन बोर्ड ने फैसला किया है वो आइन के मुताबिक हुआ है। बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है। दूसरा ये कि जो इलेक्शन बोर्ड ने फैसला किया है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ है, उसका चैलेंज हुआ है कोर्ट में, अभी फैसला आया नहीं बिल्कुल कोर्ट से। अब जो कोर्ट से फैसला आएगा जी, जो कोर्ट से वर्जन आएगा जी, अगर कोर्ट से ये वर्जन आएगा कि इलेक्शन बोर्ड ने जानिबदारी से काम लिया है, तो आप मानेंगे क्या? अगर कोर्ट का आता है तो कोर्ट का उसमें कोई ये है ही नहीं कोई न मानने वाली बात। दूसरी बात ये है कि अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर 6 आपके सामने लिख दूं और उस 6 को मैं उल्टा करके दूसरे बंदे को दिखाऊं, उसकी नजर में वो 6 नहीं 9 होगा, लेकिन आपकी नजर में वो 6 होगा। ये अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि कौन किस नजर से किस चीज को देखता है। उनको लगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन हुई है उनके साथ, और हमें लगता है कि जो इलेक्शन बोर्ड है उनने कोई जानिबदारी का वहां मामला नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल इम्पार्शियल होकर वहां पर काम किया है। और हम इस चीज के लिए बाबर मंडल को, जो इलेक्शन बोर्ड है, उनको हम अच्छी तरह से सराहते हैं और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और उनको मुबारकबाद देता है कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है बहुत ही बड़ा डिसीजन था, ये कोई मामूली डिसीजन नहीं था। क्योंकि इलेक्शन बोर्ड का, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दिन 2 दोस्त थे, तो उन दोस्तों में से एक दोस्त को गांव का उन्हें वो सरदार बनाया, पंच सरपंच बना दिया, या ग्राम सभा का उन्हें बड़ा बना दिया। तो ये दोस्त जो ही वहां का मुखिया बन गया, तो अगले जो दूसरा दोस्त था उसके साथ ये मामला हुआ। उसने किसी से गाय खरीदी थी, उसने 1000 रुपए में गाय खरीदी थी। उसने बोला था कि ये 10 लीटर दूध देगी। 1 साल 2 साल तक उसने उसको 500 रुपए एडवांस दिया था, 500 रुपए उसके रख दिए थे। जब 2 साल बाद उसने बाकी पैसे नहीं हुए, तो इनकी जो ग्राम सभा में ये मसला उठा, तो उस दोस्त के जहन में ये था कि शायद ये मेरा दोस्त है और ये मेरे हक में फैसला देगा। जो ही उसका दोस्त वहां पर सभा में बैठा, तो उसके जहन में यही आया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये फैसला सुना रहा हूं, और उसने अपने दोस्त को वहां पर डिफॉल्टर करार दिया और बोला कि जो आपके साथ फैसला हुआ है 1000 रुपए का, वही दे दें। उसके बाद अगले जो सभा बनी उसमें उसी का दोस्त फिर वहां पर सभा का वो सभापति बन गया। फिर इस दोस्त के साथ मामला हुआ। इस दोस्त ने सोचा कि अब मैं इससे वो जो मामला हुआ था उसका मैं इससे भरपूर मुआवजा ले लूंगा। लेकिन जब वो भी उस कुर्सी पर बैठ गया, तो उसने भी अल्लाह को सामने हाजिर नाजिर रखकर उसके बारे में फैसला दे दिया। ये कोई छोटा मसला नहीं होता है। कोई जिम्मेदारी जब इंसान लेता है, तब वो सिर्फ कुरान और सुन्नत और अल्लाह के नजदीक वो फैसले होते हैं।
इसमें हमें इस पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब ये इलेक्शन बोर्ड बना था, जब ये चेयरमैन का इंतखाब हुआ था, तो मैंने उस पर चेयरमैन के खिलाफ एक वहां कैंडिडेट खड़ा किया था जिसने 9 वोट लिए थे और चेयरमैन साहब ने 16 वोट लिए थे। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, इस प्रिज्म से अगर मैं देखूं, तो मेरे खिलाफ ये इलेक्शन बोर्ड का फैसला होना चाहिए, मेरे फॉर्म रिजेक्ट होने चाहिए। लेकिन हमने जहां पर देखा कि हमारे फॉर्म में कोई खामी नहीं रहनी चाहिए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो फॉर्म हमने सबमिट किए वो सारे वहां पर उन्होंने स्टैंड रख दिए, और जहां पर उनको लगा कि खामी है तो उन्होंने वहां रिजेक्ट कर दिए। अब ये उनका डिस्क्रिप्शन है, उनको आइन कहां तक प्रोटेक्ट करता है और कहां तक एम्पावर उनको करता है। वो चैलेंज कोर्ट में हो गया है। अब कोर्ट का विजडम है कि उनको लगेगा अगर इनके पास क्रेडिबल कोई एविडेंस होगी तो कोर्ट अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से फैसले सुना देगा। अब वो भोपाल मंडल के इलेक्शन बोर्ड के खिलाफ आए या वो जो दूसरी पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ आए, जिसके भी खिलाफ आए, हमें वो कोर्ट का फैसला मंजूर है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट अगर उनको भी वहां पर स्टैंड रख देता। हमें इलेक्शन में जाना है, वहां पर आपको एक पार्टी हो, 2 पार्टी हो, 10 पार्टी हो, इलेक्शन में जो ही जाते हैं वहां हर एक का अपना अपना सपोर्ट होता है। जो वहां पर बेस्ट डिलीवरेंस देगा, बेस्ट जिसका मंशूर होगा, जो अच्छी तरह से अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट कर पाएगा, वही वहां से विनर होके आएगा। लेकिन उसको भी ये समझना चाहिए कि लोगों पर वो राज करने नहीं आया है, बल्कि वो लोगों के दिलों पर राज करने आया है। लोगों का वो हाकिम नहीं बल्कि खादिम बन के लोगों ने उनको चुना है। तो उसके लोगों की खिदमत करना है, भोपाल मंडल की खिदमत करना, ये हमारा मंशूर है और हम इस पर गामजन हैं। खैर भट्ट साहब, ताजिर के यही उसूल है, ताजिर तजारत करते हैं जी, और तजारत से आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कोर्ट से जो भी ऑर्डर्स आएंगे बिल्कुल उसके पाबंद है, बिल्कुल सब ताजिर मानने को पाबंद है। बिल्कुल। अच्छा, बस यहाँ मैं तीसरी जो बात आपसे कहने जा रहा था वो ये है कि जो दर पर्दा बात हो रही है जी, उन कैंडिडेटों और इलेक्शन बोर्ड के दरमियान जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बिल्कुल, अगर कल ये फैसला आ जाए, जो दर पर्दा बात हो रही है इलेक्शन बोर्ड की तरफ से, अब नजरसानी होगी इलेक्शन बोर्ड की तरफ से, दोबारा इस पे नजरसानी होगी, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हम फिर इसको नजरसानी करके फिर फैसला सुना देंगे, क्या आप वो भी मानेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अर्ज की है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, चाहे वो नजरसानी का कोर्ट का तो हो गया, कोर्ट का तो हो गया, क्योंकि हम अभी कोर्ट का एक वर्जन देख लेंगे। कोर्ट का वर्जन क्या है? अब जो रही बात दर पर्दा की, देखिए एक उसमें एक लिमिट्स होते हैं, एक लाइन होती है, एक बाइंडिंग्स होती है। अगर आपके पास ये लिमिट्स है, उसको आप एक्सीड करते हैं तो आप वहां पर डिफॉल्टर बन जाते हैं, क्योंकि आप एक इलीगल एक्टिविटी में आप वहां फंस जाते हैं। तो हमने जहां तक काम करना है, हमें लीगली आगे बढ़ना है, हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी है। जहां तक हमारी हद है, हमें हद को अबूर नहीं करना है, हम हद में रहकर ही बात करेंगे। अब अगर कोर्ट से वहां कोई फैसला आता है, फिर अभी एक पार्टी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, अगर कल को फिर इलेक्शन बोर्ड चाहे कि इनका आपस में पैचअप हो जाए, तो मुझे नहीं लगता अभी सिचुएशन वैसी है कि कहीं पर कोई पैचअप हो जाएगा। हाँ, इतना है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बनता है, कोई ऐसी पॉलिसी बनती है, कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है जहां पर उनको भी हम अपने साथ रख सकते हैं और एकोमोडेट कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। मैं ये अर्ज कर रहा था भट्ट साहब कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल आ गया, सर आंखों पर मानते हैं, मगर इलेक्शन बोर्ड की जो दर पर बातचीत हो रही है उन कैंडिडेटों के दरमियान जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बिल्कुल अगर कल अपना वर्जन इलेक्शन बोर्ड ये चेंज करेगा कि जो पहले हुआ था वो ठीक नहीं है, अब रिव्यू करेंगे, ये इसका जो जांच पड़ताल है, जो फॉर्म्स की जांच पड़ताल है, कहीं से गलती उनको हुई है, कहीं से इनको हुई है, इसका रिव्यू करेंगे, फिर नया फैसला आ जाएगा। तो इससे क्या बोर्ड, जो इलेक्शन बोर्ड है, इसकी जो अहमियत है, अफादियत है, पहले मेरी बात सुनिए ना, जो अहमियत है, जो अफादियत है, क्या वो मुश्तबे नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मुश्तबे हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, अगर ऐसा कोई फैसला आया तो आप क्या मानेंगे? देखिए, नहीं, मुझे ये बताइए कि आप मानने के पाबंद है कि नहीं है? जहां पर तो ताजिर किस नजर से देखते हैं? जी, जहां पर व्यापार मंडल की क्रेडिबिलिटी खराब होने का खदशा लाक होगा, तो वो कोई फैसला हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हम उस फैसले को सरन रिजेक्ट करेंगे, हम उस फैसले के साथ नहीं है। जहां पर हमारी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि व्यापार मंडल
व्यापारियों का एक ऐसा होता है कि एक ऐसा एक जो जिसको हम कहते हैं हब होता है, या एक ऐसा पावर जो हमारा पॉइंट होता है जहां पर सब ट्रेडर्स की आवाज बनकर आगे पहुंचा लेते हैं। जहां पर हमें लगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं तो हमें ऐसा कोई फैसला कबूल नहीं है। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। अच्छा वर्ष साहब, कितने मेंबरान है जिनका हक है, वोट देने का हक जो दिया गया है ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला में, कितने मेंबर हो सकते हैं बारामूला में? देखिए, जहां तक मेरी नजर है, जहां तक, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इलेक्शन वो वोटर लिस्ट वगैरह हमारे पास नहीं आया है जिससे हम आपके सामने उसका पूरा खाका पेश रखते, लेकिन जहां तक हमारी नजर है तकरीबन 2500 के आसपास वोटर्स होंगे जिनको अपनी राय देने का हक रहेगा। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बातचीत हुई है जनाब भट्ट साहब से। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर कोर्ट का वर्जन आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, वो ताजिर बरादरी को मंजूर है। अगर इलेक्शन बोर्ड दोगली पॉलिसी चलाएगा, कल एक फैसला देगा, आज दूसरा फैसला देगा, वो ताजिरों को मंजूर नहीं होगा। और जो दर पर्दा बातचीत होगी वो भी फ्रूटाइल है, क्योंकि जो फैसला देना है एक ही बार देना होता है। अगर उसका अपीलिंग सिस्टम अगर आपके पास होगा तो इलेक्शन बोर्ड की अपील कहाँ पे जा सकती है? तो कोई और बोर्ड तो है नहीं आपको? नहीं, अब कोई और बोर्ड नहीं, ये फाइनल है, ये फाइनल है। लिहाजा, और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कोई ऐसा ये मोहल्ला कमेटी नहीं है ना, ये मस्जिद कमेटी है। ये एक ऐसा मंडल है जिसमें अपना आइन है और जो भी काम होता है वो आइन की रूह से होता है। तो आइन को अगर हम खातिर नजर नहीं, मलूज़ नजर नहीं रखेंगे और उसके बरकस हम फैसले सुनाते रहेंगे तो मुझे लगता है ये बारामूला के हर शहरी के साथ नाइंसाफी होगी। यहाँ का ट्रेडर, उसकी तो बात ही नहीं है, ये हर एक चीज को कवर करता है। जो ही ये व्यापार मंडल में आ जाता है, उसका अपना आइन है, तो उसके साथ कोई भी सौदाबाजी, उसके साथ कोई भी ऐसा कोई गलत काम, वो यहाँ के ट्रेडर को, यहाँ के जो आम जो बाशिंदगान है, उनको भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो कैसे हम अपने आइन जो हमें, हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने यहाँ पर वो आइन हमें दिया है, तो हम उसके साथ नाइंसाफी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। अच्छा भट्ट साहब, अब क्या रहेगी आपकी मैसेज ताजरों को, बारामूला के ताजरों को क्या मैसेज रहेगी? ये जो इलेक्शन एक्सरसाइज यहाँ पे हो रहा है, क्या रहेगी आपकी मैसेज? देखिए, मैं यहाँ के जो ताजिर हजरात है उसमें खास कर मैं ये हमारे पास जो नौजवान तबका है उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप हमारे फ्यूचर के लीडर्स हो, आप हमारे फ्यूचर के ट्रेडर्स हो, आपको ही बारामूला को आगे लेकर बढ़ना है। आप इस वक्त जो नई सोच लेकर हम आगे बढ़े हैं, बारामूला की ओवरऑल जो डेवलपमेंट उसको हम ठीक ट्रैक पे रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरा एक पॉलिटिकल एक हिस्ट्री भी रही है। मैं तकरीबन 2010 से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं। बारामूला की डेवलपमेंट वगैरह वो मेरे ही कंधों पर डाली थी पार्टी ने। तो मेरा एक माजी है जिसमें मैंने बारामूला की खिदमत की है। बारामूला में डेवलपमेंट में मैंने मेरा जो रोल बनता था, मैंने उस पर हक अदाई करने की कोशिश किया। और मैं समझता हूं कि अगर हमें आप मौका देंगे तो हम इंशाअल्लाह बारामूला की तिजारत को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। और बारामूला की डेवलपमेंट का हम सिनेरियो बदल देंगे। लेकिन हमें आपके वोट की, सपोर्ट की जरूरत है। आप जहां से भी हो, जिस मार्केट से भी हो, जिस गली से भी हो, जिस कम्प्लेक्स से भी हो, आप हमें एतमाद दीजिए। हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ये हम आपके साथ वादा करते हैं। जितना आप हमें मजबूत बनाएंगे उतना हम बारामूला के ट्रेड को मजबूत बनाएंगे, साफो शिफाफ बनाएंगे। यहाँ पर जो भी फैसले होंगे अल्लाह के नजदीक होंगे। हम किसी को वो जैसे आपने बताया था कि पार्शलिज्म, वो पार्शलिज्म हमारे पास नहीं होगा। यहाँ तक मैंने ये भी सोचा है कि जब हमारा, अगर अल्लाह ने इज्जत दी, अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया, तो हम अपने तस्फिया बोर्ड में हर एक को वहां पर अपना रोल देंगे। खासकर हम एक जो हमारा मुफ्ती साहब भी होगा, वो भी इस्लाम के रूह से वो जो फैसले आएंगे उसमें कोई दरमियानदारी नहीं होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, किसी की वो अनापरस्ती नहीं होगी, उसमें किसी का वो पार्शलिज्म नहीं होगा। हर एक चीज आपको साफ सुथरी देंगे जिससे आपको भी लगेगा कि कल हम फख्र से ये कह सकते हैं हम बारामूला के ताजिर है और बारामूला व्यापार मंडल ने हमें यहाँ जो कहा था उन्होंने
वो करके दिखाया। इसलिए हम आपसे एक बार फिर पुरखुलूस और पुरजोर अपील करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हमें कामयाब कीजिए। ये हमारी कामयाबी नहीं, ये बारामूला के ट्रेड की कामयाबी है, बारामूला के उन ताजरों की कामयाबी है जिनका आज तक कोई पुरसानी हाल नहीं रहा है। जो गरीब तबका हमारे बारामूला की ट्रेड में है, उनका जो कोई पुरसानी हाल नहीं रहा है, उनकी हम आवाज बन के सामने आएंगे। और जो हमारे नौजवान है उनका, लेकिन साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग ताजरान है उनके, हम उनकी जो इज्जत नफ्सी है जो मजरूह हुई है पिछले जो व्यापार मंडल यहाँ बने थे, हम उसको हर मुमकिन हर हद तक बहाल करने की कोशिश करेंगे। और आपकी इज्जत अल्लाह के फजल करम से हम और बुलंद करेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। ये हम आपके साथ वादा करते हैं। शुक्रिया आपसे भी जी नाज़रीन, ये है भट्ट साहब जो हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं। इनका हम प्रोग्राम में आने का खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। भट्ट साहब बारामूला के मारूफ ताजिर हैं। इन्होंने भर के हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। और भट्ट साहब का दावा है हम बारामूला को इस नज़र से देखेंगे कि बारामूला एक बहुत बड़ा तजारती हब बनना चाहिए, एक बहुत बड़ा तजारती मरकज बनना चाहिए। इनका दावा है कि बारामूला को ये बहुत आगे लेना चाहते हैं। ये भट्ट साहब है, इनका यही दावा है। और हमारी भी दुआ है कि भट्ट साहब का जो दावा है वो इसमें कामयाब हो जाए। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपसे भी दोस्त।